हेलो एवरीवन, फिर से आज हम इग्नू पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और जो हम सीरीज कर रहे हैं वो जून 2024 के क्वेश्चंस की सीरीज है। हमने इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, आई होप कि आपने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछिए। आज हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहां से है, तो आंसर है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन्होंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस हमारे साथ यहां बने रहो और देखो कि सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं, ताकि आपको जो इस टॉपिक में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको आइडिया मिले। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हम इसको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से कर सकते थे, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हम ऐसे में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है जो इसकी जनरल होती है, जिसमें दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करके लिखते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये इक्वेशन को हम जब लिखते हैं तब जाके बोलते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे और पर्टिकुलर को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है एंड दैट इज C1 e टू द पावर, जो इसका फर्स्ट रूट आएगा, प्लस C2 e और जो इस इक्वेशन का सेकंड रूट आएगा। ठीक है, और पर्टिकुलर इक्वेशन को हम जनरली कैसे सॉल्व करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे पास RHS में किस तरह का इक्वेशन दी गई है। मैं समझाता हूं, सॉल्व करके समझाता हूं मैं। स्टार्ट करें, चलो। So first let's we solve for complementary function. So first for yc मैं लिख देता हूं या इसके लिए हमें रूट चाहिए, तभी तो इक्वेशन पूरी होंगी। और इस इक्वेशन को रूट में कैसे सॉल्व करते हैं या इनका रूट कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया है। फर्स्ट में आपने सीखा होगा जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो थी। अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो नाउ अब देखिए आप भाई, ये जो इक्वेशन है प्लस 4y डैश माइनस 5y, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, रूट निकालने के लिए हम इस तरह से इसको जीरो के इक्वल मानते थे। और अब ये जीरो कब बनेगा ये मैंने सिखाया था आपको, जब हम y को लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर mx, या m की जगह कोई भी नंबर मान सकते हो, है ना। नंबर यानी वेरिएबल a b c d कुछ भी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी m ए टू द पावर mx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, m स्क्वायर ए टू द पावर mx। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए सबको, सही है ना। अब आगे सॉल्व करें, चलिए जरा वैल्यू पुट अप करो। यहां जाएगा m स्क्वायर ए टू द पावर mx प्लस 4, अब y डैश क्या है, m ए टू द पावर mx माइनस 5, y कितना है ए टू द पावर mx, और ये सबका सब जीरो के इक्वल। अब यहां से e की पावर mx कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, क्योंकि e की पावर mx कॉमन लेके डिवाइड में कर सकते हैं। ये अपन ने सबने सीखा था जो फर्स्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाकर। इसको आप रूट्स निकाल लोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे तो ये आ जाएगा m माइनस 5m माइनस 5 इक्वल 0। सही है ना। आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, एग्जैक्टली सो m की वैल्यू 2 आ गई, एक 1 और दूसरी -5, तो ये इसके रूट्स आ गए। हम रूट्स आ चुके हैं तो हम यहां पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट इसको पहले थोड़ा सा हम स्क्वीज करते हैं साइज में। ठीक है,
ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहां लिख देता हूं। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन हो जाएगी C1 e टू द पावर, इसकी पहला रूट क्या है x, प्लस C2 e टू द पावर सेकंड क्या -5, तो -5x। ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। ओके ना। अब इसके बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो राइट हैंड पे हमें इक्वेशन दी गई है वो e की पावर 2x में है, राइट। 2 को हम कुछ भी नंबर मान सकते हैं। तो अब जिस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है हमें वही y यहां पर लेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं इसको डिफरेंट पेन से सॉल्व करता हूं मैं। सो फॉर दिस, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट किया हमने y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्लियर है। अगर ऐसा है तो इसका y डैश सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, 2 a टू द पावर 2x। अच्छा, डबल डैश कितना होगा y, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 4a टू द पावर 2x। क्या ये बनेगा। इसमें किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बताओ, लेकिन डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था। चलो अब सॉल्व करें। जरा इसमें वैल्यू रखो, y डबल डैश कितना है, ये रहा, ये बनेगा 4 a टू द पावर 2x प्लस 4 यहां पर है ऑलरेडी, y डैश में 4 इंटू 2 8 a टू द पावर 2x माइनस 5y, y हमें दिया हुआ है, सो 5y की जगह पर a टू द पावर 2x इक्वल्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम राइट हैंड वाले को भी लिखते हैं, वहां जीरो नहीं करते, 7 टू द पावर 2x। अब अगर टू द पावर 2x यहां से कॉमन लीजिए तो क्या होगा, वो जो राइट हैंड में टू द पावर 2x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास क्या बचेगा, केवल 4a प्लस 8a माइनस 5a इक्वल्स टू 7, और a की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा 7a हो जाएगा, और a की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी 1। ठीक है ना, ये आ जाएगी। अगर ये आ गई है वैल्यू तो चलो अब इसको यहां पर पुटअप कर लो y में। अगर y में पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू a की जगह पे 1, और ये बनेगा e टू द पावर 2x। सही है ना। ये कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने भी निकाला है। हाँ, अब इनको हम मिक्स करके लिख देंगे, हमारे पास इसकी आ जाएगी जनरल इक्वेशन। तो वो क्या आएगी, चलो लिखते हैं इसको। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बना y इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन ने सॉल्व किया था और वो ये था, C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर -5x, और पर्टिकुलर को सॉल्व किया, ये आ गया e टू द पावर 2x। क्लियर है ये बात। तो ये हमारे पास होगा इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। आई होप कि ये बात क्लियर है आपको, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, आगे करें। अब वो यहां जो क्वेश्चन है वो है इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे, करते। सो यहां पर हमारे पास क्लियरली दिया हुआ है कि अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg इज बीइंग पुल्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर लेट्स वी से कि इस तरह से है ना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। उसके बाद एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट का मतलब जो फोर्स इसको ऊपर खींच रही है तो एक फोर्स नीचे लग रही होगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होंगी तब जाके यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। इफ द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहां पर एक एंगल बन रहा होगा दैट इज 30 डिग्री, राइट। उसके बाद विद द हॉरिजॉन्टल एंड टेंशन दिस स्ट्रिंग इज 250 न्यूटन, यानी कि जिस रस्सी से इसको खींचा जा रहा है उसका टेंशन भी हमें दिया हुआ है 250 न्यूटन। चलो ये तो बात क्लियर है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात कि जब ये बॉडी चलेगी, मूव करेगी, तो इसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, और चलते हुए बॉडी में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है ना, तो यानी पीछे की तरफ, ये सरफेस के अलोंग काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये फर्स्ट होगा, मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट है म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन, और ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम वो हम वहां बना रहे हैं। ठीक है, हमें यही सॉल्व करना है। अब थोड़ी सी कहानी को समझिए एक बार। यहां पर ग्रेविटी भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ मास फोर्स लगेगी ग्रेविटी की mg, राइट ना। और जब mg फोर्स लगेगी तो ये जो प्लेन है बॉक्स को नॉर्मली कंप्रेस करेगा अप साइड में, है ना, क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल की बात करता है तो प्लेन पर ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट, जो इसका रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन, ठीक है ना, इसको रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स के कंपोनेंट करेंगे अगर, तो एक कंपोनेंट होगा, लेट्स बी से कि इस तरह से, इसके अलोंग, ठीक है। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये इस तरह से होगा अलोंग द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 होगा, फिर ये हमारे पास कितना होगा पता लगा सकते हैं आप, बहुत आसान है। उसके बाद ये एंगल आप पता लगाइए कितना होगा, क्या ये 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा 30 डिग्री। और एंगल के सामने जो कंपोनेंट होता है दैट इज mg sin थीटा, और यहाँ थीटा कितना है हमें पता है, और ये कितना होगा mg cos थीटा। ठीक है ना, ये चीज हमने पहले सीखी हुई है बहुत अच्छे से, वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब मैंने सिखाई थी। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इस केस में एक चीज समझ में आ रही है कि जो 250 न्यूटन फोर्स है ना, 250 न्यूटन फोर्स, ये इक्वल यानी इक्वल एंड ऑपोजिट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के। बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस mg sin 30 डिग्री, सही है ना। और जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है, और मास भी हमें दिया हो 30 kg। तो हम पहले वैल्यू पुटअप करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर म्यू इंटू में नॉर्मल, म्यू के इंटू में नॉर्मल फोर्स प्लस एम कितना है 30, जी की वैल्यू कितनी है 10, और साइन 30 कितना होता है 1/2। और नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रही है, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक चीज कि नॉर्मल जो फोर्स है वो mg cos 30 डिग्री के इक्वल होगा। सो 250 विल बी इक्वल्स टू म्यू के अपने को निकालना है, और ये बन जाएगा mg cos 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर लेते हैं, m की वैल्यू 30, g की वैल्यू 10, और cos 30 √3/2, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 150, ठीक है ना। और यहां से इसको कट करेंगे अपन, ये भी आ जाएगा कुछ, वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहां पर आ जाइए, यहां पर सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 250 इक्वल्स, ये 150 है ना, और म्यू के निकालेंगे तो ये यहां पर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 150 इक्वल्स म्यू के और 150 √3, 15 टाइम्स ऑफ 150 √3, या इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 आ जाएगा। उसके बाद यहां बचा म्यू के 150 √3, और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 15 डिवाइड में आएगा, 5 2 10, 5 3 15। सो म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई, चलो जगह बना के थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। यहां से म्यू के दैट कम्स 2/3 √3, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 डिवाइड में 3, और √3 भी डिवाइड में आ जाएगा। और इसका ऐसे ऐसे यूनिट क्या बचेगी इसकी, तो आप बोल सकते हैं सर देखिए फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, म्यू के इंटू में नॉर्मल, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो इसलिए केवल इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी, इट विल बी जस्ट अ नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, √3 को रैशनलाइज कर लेंगे अपन तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी।
बात क्लियर है? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास और ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी तो सॉल्व करने में आसानी पड़ती है। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, नाउ अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg फिक्स्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज स्वंग इन अ वर्टिकल सर्कल। तो एक वर्टिकल सर्कल में इसको घुमाया जाता है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है इट कम्स टू बी 2 मीटर, ठीक है ना। घुमाया जाता है एट अ कांस्टेंट स्पीड, तभी सर्कुलर मोशन है, स्पीड हमें पता है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब इसको कैसे भी घुमाया जाए, एंटी क्लॉक क्लॉक वो मैटर नहीं करता, इसमें दिया भी नहीं है, ठीक है। दो चीजें निकालनी है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट एंड एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, थोड़ा सा कहानी को समझना कैसे होगा। जब हम किसी भी पत्थर से रस्सी को जोर से घुमाएंगे, जोर से जब उसको घुमाएंगे तो असल में यहां पर ये पत्थर जो है ना यहां से दूर जाना चाहेगा, ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा। अब बाहर जाना जब चाहेगा तो ये जा नहीं पाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको बांध के रखी है। तो इसमें असल में ये बाहर तो जाना चाहता है लेकिन स्ट्रिंग ऐसे फैल जाती है। नॉर्मली ये ऐसे है, अब पत्थर को जैसे हम घुमाएंगे तो स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल इसको रिवर्स खींचना चाहेंगे। ये जो रिवर्स खींचेंगे ना इसको, यही फोर्स इसकी टेंशन है, जो कि कैसे काम करेगी, डाउनवर्ड, और यहां ग्रेविटी भी नीचे की तरफ काम करेगी। लेकिन जो फोर्स को बाहर ले जाना चाहती है वो स्यूडो फोर्स, वो कौन सी है इसमें, सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज mv²/r। ये होगी हाईएस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट की कहानी क्या होगी, देखो लोवेस्ट पॉइंट पे भी ये होगा कि पत्थर नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो स्ट्रिंग ऐसे फैल जाएगी और फिर स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचना चाहेंगे, ये ऊपर की तरफ खींचना चाहेंगे, तो ये बनेगा इसका टेंशन। और ग्रेविटी कहां काम कर रही है, नीचे, mg, और जो फोर्स को बाहर खींच रही है, जो लेकर जाना चाहती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ये बात क्लियर है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सो फर्स्ट वहां से इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस mg। अब ये कांस्टेंट स्पीड है यानी कि फोर्स आपस में कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट। सो ये हो जाएगा mv²/r, और अगर हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा mv²/r माइनस में mg। क्लियर है बात। m बता दो कितना है, दैट इज 0.5। हमें v दिया हुआ है इसकी स्पीड, दैट इज 5 का स्क्वायर 25, डिवाइड में रेडियस भी हमें दी गई है 2 मीटर, माइनस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ 0.5 एंड ग्रेविटी की वैल्यू 10। हमारे क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, 5 1 से 5, 5 4 से 20, तो 25/4। सेम वहां पर ही सिनेरियो कर सकते हैं अपन, तो ये क्या बचेगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट विल बी 25/4, मैं लिख देता हूं यहां पर, एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस 5, राइट, अपॉन 1। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। 25 माइनस 20 इट विल बी 5 अपॉन में 4 न्यूटन। This will be tension at the top, at the highest point. Now let's we calculate at the bottom point. अब bottom point पे यानी lowest point पे calculate करना हो, इक्वेशन आपको बनाने आनी चाहिए। देखो मैं भी आपने कितना सीखा है, तो टेंशन को इन दोनों सम के इक्वल रख देना, यानी t इक्वल्स, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में, अदरवाइज आप घर पे कॉपी में जरूर सॉल्व करो। ये बनेगी mv²/r प्लस mg, वहां पर माइनस था, यहां प्लस है, तो ये थोड़ा सा खेल है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं लेकर। नाउ वी हैव स्प्रिंग एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का। अब ये टॉपिक, इसमें क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी स्टेटमेंट देनी है, और क्या स्टेटमेंट होती है, ये कहती है इन दिस नेचर व्हिच इज नेचर इज क्लोज सिस्टम, so energy can neither be created and nor be destroyed, only can be transformed into one form to the another। और अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी लगा दें तो ये भी साफ साफ बात है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, तो आप ये लिख भी सकते हो, ओके ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप ये लिख सकते हो
कि इन दी आइसोलेटेड सिस्टम या फिर पूरे नेचर के लिए, इन दिस नेचर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर. Also from the relativity point of view, energy can be converted into mass. लिख देता हूं मैं, ठीक है ना. Energy can neither be created and nor be destroyed however, या but भी लिख सकते हो, however it can be transformed from one form to another. Also from relativity, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है from relativity और using equation equals mc square, energy can be transformed into the mass and vice versa. Transformed into the mass and vice versa. तो ये तो हो गया मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल. लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन पूछता है तो ये वाली बात भी इसमें लागू करती है, ठीक है ना. ये भी लिख सकते हैं आप. हाँ, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले क्या, ठीक है. इसको आप नोट कर लेना. क्वेश्चन है अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट 3000 न्यूटन मीटर. तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज के विच इज 3000 न्यूटन पर मीटर, इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड कंप्रेस्ड. तो एक स्प्रिंग को जनरली इस तरह से रखा हुआ है इस सरफेस पे, उसके बाद इसको कंप्रेस कर दिया गया है इस तरह से. और कितना कंप्रेस किया है, ये इसने लिखा हुआ है 0.1 मीटर. तो इसको 0.1 मीटर से कंप्रेस किया गया नीचे की तरफ, ठीक है ना. अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज प्लेस्ड ऑन इट. तो इसके बाद एक बॉल को यहां पर फंसा दिया गया है, ये. फिर उसको ऑन इट एंड देन बॉल एंड स्प्रिंग आर रिलीज टुगेदर. तो इनको छोड़ दिया जाता है, फिर ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, हम सबको पता है. डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉल राइज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड. तो दो चीजें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट और इसकी मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब ये रिलीज किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, स्पीड कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाएगी. जैसे ये मार्कर है, इसको अगर ऐसे उछाल दिया जाए तो ये उछल कर जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसकी मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0, तभी लौट के नीचे की तरफ आता है ये, ठीक है ना. तो यहां से एक बात समझ में आती है कि सर जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है. हमने इसको दबाया, स्प्रिंग को मिली पोटेंशियल एनर्जी, देन इसको काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये सारी चीज हम लिख सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक हाफ kx स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर. जब इसको यहां से रिलीज किया जा रहा है तो हम उसकी स्पीड निकाल लेते हैं कितनी आएगी, ठीक है ना. स्पीड कितनी आएगी, वी कैन कैलकुलेट. के की वैल्यू हमें दी गई है 3000 और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.1 और 0.1 इंटू 0.1, सही है ना. मास अपने को दिया हुआ है कि बॉल का मास है 0.2 kg, इसको उछाला जा रहा है और ये वी स्क्वायर. सो पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट बाय 2 zeros. ये 0.2 कैंसिल करेंगे 15 और तो वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड. और जब यहां से v कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा,
150 का अगर रूट निकालेंगे, चलो निकालते हैं। इसकी क्लोज कौन सा रूट होता है? 15 का। ठीक है, 15 का 125, 15 नहीं नहीं 15 का तो 225 हो गया। 12 का रूट है ना। 12 का 144 प्लस में 6 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 12। 1/4 दैट इज 0.25। तो ये आ जाएगा 12.25 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी इसकी स्पीड जब इसको रिलीज किया गया, इसकी मैक्सिमम स्पीड। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड आने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको किस हाइट तक पहुंचा गया है ये। तो हम डायरेक्ट इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे, चलो बताता हूं मैं। एक mgh के तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप हाफ kx स्क्वायर को mgh के इक्वल रख दो तो भी हाइट आ जाएगी। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। और यहां पर v 0 जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, u आप निकाल चुके हो। दिस इज 150 इक्वल्स 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और मैक्सिमम हाइट अब आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, इसको 15/2 करेंगे तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 7.5 मीटर के अराउंड। ठीक है ना, मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया, आसान है करने में। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फॉर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस सो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, बट पहले समझो कि सेंट्रल फोर्स होती क्या है। सेंट्रल फोर्स, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, ठीक है ना। कोई भी से भी मान लो, आप इलेक्ट्रिक चार्ज ले सकते हो। चलो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज लेके बताता हूं मैं। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो इन पे जो फोर्स लगेगी वो इनकी लाइन जॉइनिंग पे लगेगी, यानी कि चार्ज जब मूव करेंगे या एक्सेलरेट करेंगे तो वो इसके अलोंग ही मूव करेंगे, ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे। तो ऐसे फोर्सेस जो दो पार्टिकल के लाइन जॉइनिंग के अलोंग काम करती है, दैट इज सेंट्रल फोर्स। सो इन डेफिनेशन वी कैन से द सेंट्रल फोर्सेस आर दोस व्हिच एक्ट्स टुवर्ड और अवे इन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल, है ना। अगर प्लस हुआ तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेंट्रल फोर्स की अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें पर्टिकुलर, तो वो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, कोई भी फोर्स होगी लाइक G m1m2/r², ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये r पे डिपेंड करेगी क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सही ना भाई? आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो कितनी होती है, दैट इज G m1m2/r², और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो r कैप। ऐसे ही जो कुलम्स फोर्स है वो भी k q1q2/r² होती है, यानी कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और ये इसका यूनिट वेक्टर। तो ये f वही है, ये f यही है। ओके ना, इसकी हमें नीड नहीं है, बस हमें किसकी नीड है, ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें जनरली बनानी है। अब इसके लिए जो भी सेंट्रल फोर्सेज हैं, है ना, हमें पर्टिकुलर तो बोला नहीं कि ग्रेविटी के लिए करो या फिर कुलम्स फोर्स के लिए करो, जनरली। इसलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ये बताना है। अब आपको एक चीज पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, या कोई भी मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा, जब टॉर्क जीरो होगा। चलो टॉर्क निकालते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट। आर क्रॉस एफ कितना भाई, यहां पर फोर्स ये रही एफ, जो आर पे डिपेंड कर रहा है, साथ में इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से यहां पर। ये आर पे डिपेंड कर रहा है, और ये फोर्स बना वेक्टर बनाने के लिए इसका यूनिट वेक्टर, ओके ना। ये अब आप देखो, ये आर और ये आर दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ऐसा है तो हम इसको जीरो कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और साइन जीरो जीरो होता है। सो फॉर दैट रीजन नाउ वी नो कि एंगुलर मोमेंटम is equals to torque, and which is zero. If this condition satisfies, then you can say the angular momentum is conserved. This condition
says that angular momentum is constant और conserved, ठीक है ना। तो ये कंजर्व है या कह लो कांस्टेंट है। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि सेंट्रल फोर्स कोई से भी हो, अगर वेक्टर उनकी जो बोलो कि डिस्टेंस आर वेक्टर है वो सेम होगा तो वहां पर वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अलाउंग होगी, दैट्स व्हाई इट विल बी जीरो। क्लियर ना। अब एक ये क्वेश्चन है सैटेलाइट वाला, ये क्वेश्चन भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं इसका एक आइडिया देता हूं, आप इसको सॉल्व करोगे। एक सैटेलाइट है जिसका मास 2000 kg है, वो एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, इसमें हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है भाई, ये होती है काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में पोटेंशियल एनर्जी जी m1 m2 अपॉन में r। मैं m1 m2 ना लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं मास ऑफ सैटेलाइट एंड मास ऑफ अर्थ, और जहां सैटेलाइट घूम रही है वो डिस्टेंस भी दे रखी है, दैट इज a। अब ये जो इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कहीं भी मेंशन नहीं है, तो वेलोसिटी को आप निकाल सकते हो ऐसे। वी नो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बाइंड होकर किसी के अराउंड घूमता है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं। और किसी को लगे कि सर ये कौन सा टॉपिक कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको ना भाई साहब अगर आप दिल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं वीडियो कि हमें कुछ जानना है, सीखना है, तो आप पूछेंगे। इसलिए मैं इसको पूरा नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीजों को जानने में कि कैसे फॉर्मूले बने, इनकी डेरिवेशंस कैसे आई। आप पूछेंगे तभी मैं इसको बताऊंगा, ये आप सबकी ड्यूटी है। इसको हाफ कर देंगे, यहां भी हाफ कर देंगे, तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर हम वो लिख सकते हैं, एंड दैट इज 1/2 जी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो हमें दे रखी है। और हमें पोटेंशियल एनर्जी पता ही है कितनी है ये। अब देखो ये पूरा टर्म 1 है और ये भी सेम है, लेकिन ये आधी है, तो एक में से आधा गया, आधा बचेगा, लेकिन एक बड़ा है साइन, तो इसके आगे माइनस लगा, माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। ये इसमें वैल्यू रखनी है और देन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है, एंड दैट विल बी अवर आंसर। ओके ना, हमें सारी चीज दी गई है। इसको आप राउंड ऑफ करके 7 के राउंड कर लेना, इसको 6 के राउंड कर लेना, कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी। और किसी को जानना है कैलकुलेशन कैसे करनी है तो आप सब पूछिए, ओके ना। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूछें इस चीज को। चलिए, ये तो होगा हमारे 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट। लेकिन अगर आपको आगे भी सीखना जो कि मैं सिखाऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक धन्यवाद आपका।